मित्रों, कैसे हैं आप। एक नए चैनल में आपका स्वागत है, आपके अपने चैनल में। तो आज हम काफ़ी दिनों के बाद व्याकरण की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो व्याकरण, हिंदी व्याकरण में हम यानी जो शुरू से पढ़ाते चले आ रहे थे उसमें हम छंद तक पहुँचे हैं। तो आज हम छंदों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो छंद यानी जैसे कंपटीशन में पूछा जाता है कि 2 लाइन दे दी जाती हैं और उनके बारे में पूछा जाता है कि कौन सा छंद है या इसमें कितनी मात्राएं हैं, किस प्रकार का छंद है। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो छंद यानी एक तरीके का, यानी जैसे बक्सा, जैसे कोई अगर हम वस्तु बनाते हैं तो उसे बक्से में बंद करते हैं, पैकेट में, यानी पैकिंग करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो हमारे ये होते हैं, वर्ण होते हैं, वो छंदों के अंतर्गत पिराए जाते हैं, ठीक है। तो उनको बंद कर दिया जाता, उसी में एक निर्धारित होता था कि इसमें इतने वर्ण होंगे, इसमें इतनी मात्राएं होंगी, तो उसी में ही शब्द ढूंढ ढूंढ कर उन्हें पिरोया जाता था। तो उसे छंद कहते हैं, यानी वर्णों के एक व्यवस्थित यानी बंद समूह को हम वो कह सकते हैं छंद, ठीक है। तो छंदों के बारे में आज हम पहले मूलभूत आधार चीज़ें जानेंगे कि किनसे हम उस छंदों को पहचान सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। तो छंदों को पहचानने के हमारे तरीके क्या हैं, ठीक है। तो छंदों का जो हमारा यानी जो मतलब होता है वो आह्लाद यानी खुशी देना। छंद का ऐसे अगर मीनिंग पूछा जाए तो एक खुशी देना, जिससे आह्लादित हो जाए, जिससे खुशी हो जाए, उसको बोलते हैं छंद। तो छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल थे, तो इसलिए उन्हीं के नाम पर इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। यानी सबसे पहले जो छंदों की परिकल्पना की थी वो पिंगल ने की थी, आचार्य पिंगल ने, इसलिए इसे छंद शास्त्र का प्रणेता भी कहा जाता है। छंद का प्रथम प्रयोग जो है ऋग्वेद में देखने को मिलता है, ठीक है। तो छंदों के बारे में ये कुछ बेसिक डिटेल थी। उसके बाद आगे देखते हैं हस, यानी आप छोटे छोटी चीज़ों को जानते हुए चलेंगे कि हम छंदों को किस प्रकार से पहचानें। सबसे पहले हस्व, यानी हस्व आपने देखा होगा कि 2 लाइन खिंची होती हैं या दोहा वगैरह होता है, उसके ऊपर नीचे इस तरीके के डंडे खिंचे होते हैं कहीं कहीं किताबों पर। तो उसमें जो हमारा सिंगल वर्ण होता है उसमें हस्व का लिए होता है, यानी एक डंडा जो खिंचा होता है, यानी जिसपे जिसे बोलने में कम समय लगता है, उसमें हस्व होता है वो, ठीक है। और इससे जो दुगना समय होता है उसे दीर्घ बोला जाता है, और उसका निशान कुछ अंग्रेजी के एस के आकार का भी होता है, ठीक है। या एस बना सकते हैं, जैसे एस बना हुआ होता है, बिल्कुल लगभग ऐसा ही जो एस के आकार का होता है, जिसे हम दीर्घ कहते हैं, यानी ऐसा भी होता है कहीं पर बना हुआ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसमें हो सकता है, कोई बात नहीं कि जरूरी ऐसा ही हो, ठीक है। तो एस के आकार का होता है, उसे दीर्घ बोलेंगे, ठीक है। अब सबसे यानी मात्रा, यानी मात्रा किस प्रकार से निकालते हैं, यानी हस्व का होगा, ये दीर्घ का होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे एक मात्रा के लिए हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे, 2 मात्रा के लिए ये वाला चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। एक मात्रा के लिए ये वाला और 2 मात्रा के लिए ये वाला। उसके बाद में आता है यति। यति क्या होता है, तो यति जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ठीक है। तो यहाँ पर रहीमन पानी राखिए, यानी यहाँ पर जो थोड़ा सा ब्रेक लगा हुआ है इसको हम यति बोलेंगे, ठीक है। ये कहीं पे लगा हुआ हो सकता है, कहीं पे नहीं भी, लेकिन अपने आप जान सकते हैं कि ये हमारा कहाँ पे हम रुक रहे हैं पढ़ते हुए, ठीक है। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यानी यहाँ पे जो छोटा सा ब्रेक लग रहा है उसे हम यति बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है गति, यानी जिस प्रकार की गति से हम इसे पढ़ते हैं, जैसे रहीमन पानी राखे, यानी ये जो एक लहर सी बन रही है, जो गति का प्रवाह हो रहा है, उसे हम गति बोलते हैं, ठीक है।
यानी एक गति के समान। ऐसा नहीं है कि सब बहुत जल्दी बोल दें, रहीमन पानी राखी इस तरीके से जब बोल देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो एक पढ़ने का तरीका होता है कि जिस स्पीड में आप इसको पढ़ रहे हैं उसी में इसको पढ़ें, यानी एक लहर टाइप होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको जल्दी बोल दिया, इसे देर से बोलेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो यानी उसमें गति एक सी होनी चाहिए और ऐसी गति हो जो श्रोता यानी सुनने वाले की आराम से समझ में वो आ जाए। ठीक है, उसके बाद में होता है तुक। यानी तुक क्या होता है, यानी जो दोहे या कविताएं जो लिखी हुई होती है उनके जो बाद वाले वर्ण होते हैं, यानी ये वाले जैसे सून और चून, ये जो हमारे हैं ये तुक मिलाने के लिए, यानी कविताओं के बाद वाले वर्णों को तुक मिलाई जाती है। यानी लगभग लगभग एक से ही वर्ण में होते हैं, यानी इसमें भी नहीं आ रहा इसमें भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो सून और चून इसमें जो है तुक मिली हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो वर्ण होते हैं उन्हें कहते हैं तुक का मिलान करना। ठीक है, लघु। अब देखते हैं कि इसमें मात्राएं किस प्रकार से निकालेंगे हम, कि कुछ लघु होती हैं कुछ दीर्घ होती हैं। ठीक है, तो लघु ए यानी जहाँ पे एक वर्ण बना हुआ है उसकी एक मात्रा, छोटी ई की, छोटे ऊ की, रे पर ऋषि की और चंद्र बिंदु वाले की, इनके सबकी एक मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो हम एक मात्राएं इसमें निकाल करके देखेंगे किस प्रकार से हम इन मात्राओं को निकालते हैं। देखिए, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, बाकी छंदों का परिचय हम अगले भाग में करेंगे। मैं एक छोटी सी पहचान बता रहा हूँ कि हम उन्हें यानी कैसे उन्हें पहचाने। ठीक है, यानी पहचान यदि होगी तो हम आसानी से उन छंदों को पहचान सकते हैं कि किस प्रकार से उन्हें पहचाना जाता है। ठीक है, तो मात्रा निकालने के लिए देखिए, एक वर्ण जो है उसकी एक मात्राएं होती हैं, क्योंकि इस पे छोटी की मात्रा लगी हुई है इसलिए इसकी भी एक मात्राएं होगी, इसकी भी एक मात्रा होगी और इसकी भी एक मात्रा होगी। ठीक है, तो इन सब की जो है एक एक मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब इस पे चलते हैं पानी। यानी यहाँ पर जो इसमें आ की मात्रा लगी है तो आ जो है दीर्घ होता है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और आई, ओ और आऊ, ये जो है सब हमारे दीर्घ होते हैं। तो देखिए पानी यानी ये हमारा दीर्घ हो गया, नहीं इसे एस से डिनोट करते हैं, एस मान सकते हैं आप, वैसे इसे गुरु बोला जाता है, गुरु। इन्हें लघु और इन्हें गुरु, इसे भी आप गुरु मानेंगे, यानी दो मात्राएं, यानी इनकी एक एक मात्राएं, इनकी दो मात्राएं। ठीक है, तो इस पे छोटे की मात्रा लगी हुई है इसलिए ह्रस्व है, इस पे बड़ी की लगी हुई है इसलिए दीर्घ है, इस पे आ का डंडा लगा हुआ है तो ये दीर्घ हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही इसका यानी ये भी हमारा दीर्घ हो गया क्योंकि इसमें आ का डंडा लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में ख में देखेंगे तो इसमें छोटी ई की मात्रा है, मात्रा तो लग रही है लेकिन छोटी ई की है। ठीक है, तो ये हमारा लघु होगा, इसमें एक ही मात्रा लगी है तो ये हमारा दीर्घ होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इनकी मात्राओं को निकालते चले जाते हैं। ठीक है, ये रहीम का दोहा है तो ऐसे ही आप इसमें से सब निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से वर्णों को दीर्घ माना जाता है, किस किस को लघु। यानी अगर सिंगल वर्ण है जैसे ए, ई, ओ, ऋषि और चंद्र बिंदु वाले जो वर्ण हैं, जैसे हम देख सकते हैं क, इसकी एक मात्रा होगी, यदि हम इस पर छोटी की मात्रा लगाएं तो तब भी एक ही होगी। ठीक है, और यदि हम इस पर छोटे ऊ की मात्रा लगाएं तब भी इसकी एक मात्रा होगी, और यदि इस पर रे पर ऋषि की मात्राएं लगाएं यानी इस प्रकार से तब भी इसकी सिंगल मात्राएं होती हैं। और यदि कोई वर्ण इस प्रकार से लिखा जाता है, कोई शब्द जैसे चांद हो गया तो ये भी जो होगी इसकी सिंगल मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये सिंगल मात्राएं चंद्र बिंदु वाले वर्ण, क्योंकि इस पे मात्रा लगे इसकी दो मात्रा हो जाएंगी क्योंकि इसमें डंडा भी लगा हुआ है। यदि हम जैसे किसी पे यदि केवल चंद्र बिंदु है तो वहां पे सिंगल मात्राएं। अब देखते हैं डबल मात्राएं किस किस की होती हैं। आ यानी जिसमें आ का डंडा लगा हुआ हो वो वाला वर्ण, फिर ई जिसपे बड़ी की मात्रा लगी हुई हो, बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई हो, ए हो यानी एक मात्रा हो,
या दो मात्राएं वाली ए हो, आई हो, औ हो या आउ हो, या आधे वर्ण से पहले का वर्ण, आधे वर्ण से पहले का वर्ण। जैसे मैं लिखूं, यदि यहाँ पे मैं इसे पक्का लिखता हूँ, ठीक है, पक्का लिखता हूँ, तो ये जो है हमारा, इसी से वर्ण जो है हमारा दीर्घ बन जाता है, ठीक है, क्योंकि ये आधा वर्ण जो है इसमें जुड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद में जिसके आगे विसर्ग लगा हुआ होता है, जैसे प्रातः, जैसे प्रातः, तो प्रातः भी जो हमारा यानी ये जो विसर्ग है इस वाले से ये वाला जो हमारा दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें हमारा वक्र, ठीक है, वक्र यानी इसी में ये वाला जैसे वक्र, वक्र देखेंगे यानी इससे जो पहले वाला वर्ण है, यानी जो जिसमें आधा रह जुड़ा हुआ है, उससे पहले वाला जो वर्ण है वो हमारा दीर्घ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में यदि हलंत वाले वर्ण, जैसे इसमें दिया हुआ है राजन, राजन लिखा हुआ है इस प्रकार से, यानी इस पे हलंत लगा हुआ है, तो हलंत से ठीक पहले वाला जो वर्ण होगा वो हमारा दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी जो थी कुछ बेसिक जानकारी थी कि हम उसे किस प्रकार से जानें। अब देखते हैं चरण, यानी चरण क्या होते हैं। चरण यानी यहाँ इसके 4 चरण होते हैं दोहे के, यानी किसी के 6 भी होते हैं। तो इसमें देखते हैं कि रहीमन पानी राखे 1 चरण, और बिन पानी सब सून दूसरा चरण, ये तीसरा यहाँ तक, और ये यहाँ तक चौथा, ठीक है। तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। फिर इसमें भी 2 प्रकार से बांटे जाते हैं हमारे छंदों को, जैसे विषम और सम। तो यानी पहला और तीसरा हमारा विषम हो जाएगा, और दूसरा और चौथा हमारा सम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे यानी एक बार देख लेते हैं फिर से, यानी छंद, छंद का मतलब खुशी, छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल, इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। पहला प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है इसका, और ह्रस्व दीर्घ प्रयुक्त इन्हें आप देखते रहें, बारी बारी से आप वीडियो को सुनते रहें, क्योंकि आगे हम इसमें से पहचानने के यानी दोहा, शोठा, चौपाई, ये जो हम इसके पहचानने के वो बताएंगे कि हम किस प्रकार से इसे पहचान सकते हैं। जब तक इनकी जानकारी नहीं होगी तो आप आगे के लिए यानी छंदों को नहीं पहचान सकते। तो यानी ये चीज़ आपको बार बार देखनी है, सबसे पहले इसको आप पक्का करेंगे, ठीक है। तो यदि आपकी ये समझ में आया है तो शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बार बार इसे देखिए, ठीक है। जय हिंद।